अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम जिया। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के मजीद पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग मजीद नस्ट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि देखेंगे कि नस्ट के पेपर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस लेक्चर के आगाज के अंदर अगेन एक छोटी सी बात कहूंगा कि भाई अगर आप में से कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को ले रहा है तो मैं आपको एक चीज बहुत कैटेगोरिकल वे में बता देता हूं कि बेटा मैंने इस पास्ट पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है, आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने नस्ट के मोर देन 5000 मैथ्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं। तो याद रखिएगा, नस्ट के पेपर के अंदर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मगर चूंकि नस्ट के पास सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर मौजूद है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई इस प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को डेली बेसिस पे कवर करें। अगर आप नस्ट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपका दिन का ये मामूल होना चाहिए कि आप लाजमी तौर पे जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट के एक लेक्चर को लाजमी तौर पे लें ताकि इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को कवर कर सकें। मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर मैराथन्स भी कवर करवाई हुई हैं, जिसमें मैंने एक एक वीडियो में 200-200 एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे सिर्फ मैथ्स के। इसके अलावा मैंने इसमें टॉप 10 एमसीक्यूज हो गए, या फिर इसके अंदर 15-20 एमसीक्यूज हो गए, या फिर इसके अंदर मैंने जैसे जैसे 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 होता गया था, मैंने वैसे साथ साथ उनके एमसीक्यूज भी सारे सारे सॉल्व करवाता गया था। तो अभी तक मैं मोर देन 5000 एमसीक्यूज इस प्लेलिस्ट में सॉल्व करवा चुका हूं। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि लाजमी तौर के ऊपर इस प्लेलिस्ट के पर्टिकुलरली तमाम लेक्चर्स को कवर करें। पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी एप्लीकेशन के अंदर आपको नस के सारे मैथ्स के एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोशिश है काफी पहले से कि मैं काफी पहले से एक मिशन के ऊपर हूं कि जितने भी नस के पेपर्स अवेलेबल हैं, जितने पेपर्स अवेलेबल हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स आके मुझे अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं वो क्वेश्चन भी, और जितने पेपर्स अवेलेबल थे आज तक के, वो भी सारे के सारे मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करवाऊं। आपके दिन का ये मामूल होना चाहिए कि जहां से भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, लाजमी तौर के ऊपर इसके एक एक लेक्चर को डेली बेसिस पे कवर करें। अगर छोटी वीडियो है तो 2 लेक्चर्स कवर कर लें। अगर आपको लगता है कि भाई एक वीडियो तो हर बंदा दे सकता है, 10 एमसीक्यूज वाली, 20 एमसीक्यूज वाली, ताकि आपका इससे पास पेपर साथ साथ कवर होते जाएं। आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अक्सर बच्चों को लगेगा अलजबरा का क्वेश्चन है, और कहने को है भी अलजबरा का क्वेश्चन, मगर भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर आपके पास एक पॉलिनोमियल आ रहा है और नीचे आपके पास एक फैक्टर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड होता है, आसान तरीका है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या मेथड है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड, एसडीएम मेथड। तो भाई इस क्वेश्चन को हम सिंपली सिंथेटिक डिवीजन मेथड पे सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब देखो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहता क्या है? हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर पे डिवाइड करवाना है, सबसे आसान तरीका क्या होता है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब जरा इस मेथड को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। आपको मैंने इक्वेशंस के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया भी अपने लेक्चर्स के अंदर कि भाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड में करते क्या है। आप सबसे पहले अपनी पॉलिनोमियल की इक्वेशन को देखो। आपकी इक्वेशन आ रही है एक्स क्यूब माइनस का 3x², आगे आ रहा है प्लस का 5x, आगे आ रहा है माइनस का 6। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हम करते क्या है कि जो भी हमारी इक्वेशन आ रही है ना, इसके सिर्फ कोफिशिएंट्स को लेते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को ऑर्डर में लेते हैं, यानी कि हाईएस्ट वेरिएबल टू द लोएस्ट वेरिएबल अप टिल कांस्टेंट। आप सिर्फ यहां से इनके कोफिशिएंट्स को उठाओगे और बारी बारी इनके कोफिशिएंट्स को लिखोगे। तो भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1 के बराबर। फिर उसके बाद x² आएगा, उसका कोफिशिएंट क्या है? -3 के बराबर। फिर उसका कोफिशिएंट क्या है एक्स का? ये आ रहा है 5 के बराबर। फिर देखो, हमारे पास x के बाद खत्म हो गया ना, x की पावर 1 होती है, तो उसके बाद क्या होगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मेरे पास क्या है? -6। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या करना है? आपने सिंपल तरीके से अपनी कंप्लीट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को बारी बारी यहां पे पेन डाउन कर देना है। जो भी आपकी इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको बारी बारी लिखोगे। अब देखो, आपका फैक्टर क्या गिवन था? आपका फैक्टर है x-2 का। तो x-2 को आपने सिंपल, या जो आपका फैक्टर आ रहा है इसको आपने 0 पे सपोज किया, और यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई। जो भी आपके पास फैक्टर से वैल्यू आई ना, उसको यहां पे रखोगे। अब देखो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड बहुत ही मजे का मेथड है, मुझे तो बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, और मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे को समझने में मजा आना चाहिए। क्योंकि देखो, सबसे पहला काम क्या था? जो भी आपकी इक्वेशन है उसको ऑर्डर में लिखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। लेट सपोज अगर हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर, अगर मेरे पास इस इक्वेशन में x²
डिवाइड नहीं होता, तो हमें लिखना किसमें होता है, ऑर्डर में। तो फिर यहां पे क्या लिखते हैं, पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखते, फिर आप एक्स का कोफिशिएंट नहीं लिखोगे, फिर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखोगे। अब चूंकि अगर लेट सपोज यहां पे एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है तो यहां पे जीरो आएगा, फिर एक्स का कोफिशिएंट आएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है कि भाई आप हमेशा जो आपकी पॉलिनोमियल होता है उसको करते क्या हो, उसको पर्टिकुलरली एक ऑर्डर में लिखते हो, फ्रॉम द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टू द लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सही है ना? तो आपने उसके कोफिशिएंट्स को लिखना है, उसके बाद जो भी आपका फैक्टर होता है उसको जीरो पे सपोज करके एक्स की वैल्यू निकाली, उसको रख दिया। अब देखो काम क्या करेंगे, अब काम क्या करेंगे, ये जो पहली वाली टर्म है ना इसको एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दो, कर दिया। मैंने क्या कहा, जो पहली वाली वैल्यू आ रही है उसको एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दो। अब जो भी ये वैल्यू आई है इसको सिंपल तरीके से जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, तो क्या बन जाएगा, वन टू जार टू। तो जो भी आंसर आया उसको यहां पे रखो, इन दोनों को ऐड करवाओ, नेगेटिव थ्री प्लस का टू नेगेटिव का वन बन जाएगा। अगेन देखो जो भी आंसर आया, मैं डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भी आंसर आया वो दोबारा जाके टू से मल्टीप्लाई होगा, तो टू इंटू नेगेटिव वन, नेगेटिव का टू बन गया। अब इन दोनों को दोबारा से ऐड अप करवाओ, तो इन दोनों को ऐड करवाओगे तो क्या बन जाएगा, फाइव माइनस का टू, ये बन जाएगा थ्री के बराबर। जो भी आंसर आया, जो भी आंसर आया उसको अगेन इससे जाके क्या करवाओ, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, थ्री टू जार इज सिक्स, थ्री टू जार इज सिक्स। तो इन दोनों को ऐड करवाओ, नेगेटिव सिक्स प्लस सिक्स, ये आ जाएगा जीरो के बराबर। याद रखिएगा जो सबसे आखिरी वाला कॉलम होता है ना, ये आपके रिमाइंडर को शो करता है, यानी कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे जीरो के बराबर है। ऑल दिस क्वेश्चन में मांगा हुआ नहीं है, बट अगर एग्जामिनर कहता है कि रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अब देखो आपके पास आंसर क्या होगा, आप जब इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर पे डिवाइड करवाओगे तो आंसर क्या आएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड का आंसर कैसे लिखते हैं उसको समझो, कि देखो एक चीज, आंसर लिखने की कंडीशन ये होती है कि आपका पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है हमेशा उससे एक कम वेरिएबल के ऊपर आंसर लिखा जाएगा। मैंने क्या कहा कि लेट सपोज देखो यहां पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर से लिखा जाएगा। अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स की पावर फाइव से स्टार्ट हो रहा होता तो जब आप आंसर लिखने बैठते तो वो एक्स की पावर फोर से स्टार्ट होता। अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स की पावर फोर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका आंसर स्टार्ट होगा एक्स क्यूब से। तो याद रखिएगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड का आंसर कैसे लिखते हैं, जरा और से बात समझो, कि जो भी आपका पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है ना, आपका आंसर उससे एक कम पावर पे स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई डिवाइड करवाया है ना, तो जाहिर सी बात है पावर तो कैंसिल आउट होगी, ऑब्वियसली सी बात है। अब देखो लिखोगे कैसे, आपने सबसे पहले ये जो आपकी लास्ट वाली रो आ रही है ना इसको देखो, इसका जो कोफिशिएंट है ये जो वन आ रहा है ना, ये आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। फिर नेगेटिव का वन क्या होगा, नेगेटिव का वन मेरा इसके बाद वाला वेरिएबल होगा, यानी कि एक्स आता है एक्स स्क्वायर के बाद, और एक्स के बाद कांस्टेंट आता है, तो ये प्लस का थ्री मेरा कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का थ्री, डेट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डिवाइडिंग टू पर्टिकुलर टर्म्स, दुनिया का सबसे फेमस मेथड है ये, पॉलिनोमियल को किसी भी फैक्टर पे डिवाइड करवाने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन नस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने आपको अपने इक्वेशंस के टॉपिक के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉपिक के अंदर लाजमी तौर पर मेथड पढ़ाया होगा। दोबारा समझ लो किसी बच्चे को अगर बात क्लियर नहीं होती, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करोगे, जो भी पॉलिनोमियल आ रहा है इसके कोफिशिएंट्स को बारी बारी लिखोगे, जो भी पॉलिनोमियल आ रहा है इसके कोफिशिएंट्स को क्या करोगे, बारी बारी यहां पे तरीके से लिखोगे। फिर आपने करना क्या है, फिर आपने सिंपल तरीके से जो भी आपका डिवीजन में फैक्टर आ रहा है आपने उसको जीरो पे सपोज करके वहां से वैल्यू निकाल ली। अब आपने करना ये होता है जो पहली वाली वैल्यू उसको ऑलरेडी लिखना है, इस टर्म को उठा के इस टू से मल्टीप्लाई करवाओगे, जो आंसर आएगा उसको यहां पे लिखोगे। फिर इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे, जो आंसर आएगा अगेन टू से मल्टीप्लाई करोगे और वैल्यू को यहां पे लिखोगे। फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करवाओगे, जो आंसर आएगा उसको टू से मल्टीप्लाई करवाओगे, अगले कॉलम में जाकर लिखोगे। फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करवाओगे। याद रखिएगा जो आखिरी वाला कॉलम होता है ना, ये रिमाइंडर शो करता है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर टर्म को जब मैं x माइनस टू पे सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो रिमाइंडर मेरे पास जीरो का आएगा, दैट्स क्लियरली शोज। और आंसर कैसे लिखते हैं कि भाई जो भी आपका पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है आंसर हमेशा उससे एक पावर कम पे आएगा। तो अगर मेरी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है तो आंसर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर कांस्टेंट होगा। सही है, तो मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होगा, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव वन होगा और उसके बाद सिंपल कांस्टेंट थ्री के बराबर होगा। ये लॉजिक होती है इस कॉन्सेप्ट की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। भाई ये तमाम बातें मैंने आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में पढ़ाई भी होती हैं। तो भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो लाजमी तौर के ऊपर आप बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच में आपकी ना सिर्फ फास्ट की तैयारी होगी, नस की तैयारी होगी, यूईटी की तैयारी होगी, जीआईके की तैयारी होगी, एनईडी की, मेहरान की तैयारी होगी, कॉमसेट्स की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, पीयूसीआईटी की, इसके अलावा एनटीएस की और दाऊद यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी की, पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होती है मेरे बैचेस के अंदर। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं देनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, चाहे
चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, बिजनेस मैथ्स हो। अगर कोई बच्चा नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहा है या नस के एलएलबी की तैयारी कर रहा है तो वो भी बैचेस का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि नस बिजनेस स्कूल के बैचेस डिफरेंट होते हैं, आईबीए के बैचेस डिफरेंट होते हैं। तो ई कैट हो, एमडी कैट हो, नेट हो, इन तमाम बैचेस को हम कवर करवा रहे होते हैं। तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 23 से। लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करिए और उनको बताइए सर हाशिम के न्यू बैच में एडमिशन लेना है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहे हैं फॉर एनी इंटीजर के, कह रहे हैं फॉर एनी इंटीजर के ओमेगा की पावर में अगर एन आ रहा है, वेयर एन इज बेसिकली 3 के, वेयर एन इज बेसिकली 3 के, तो बताइए आंसर क्या होगा। ओमेगा की पावर में 3 और 3 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो आंसर क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा बेटा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई ओमेगा की पावर में अगर 3 टाइम्स कोई भी नंबर आ जाए तो क्या होगा। अब कोई भी नंबर डाल के चेक करो जरा, ये 3 के टेबल का नंबर बनेगा, 3 2 जार 6, 4 डालोगे 3 4 जार 12, 5 डालोगे 3 5 जार आपके पास सिंपल 15। तो ओमेगा की पावर में 3 या उसका कोई भी मल्टीपल आ जाए, आंसर क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 72 का हमारे पास आज की क्लास के सेकंड क्वेश्चन का आंसर किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर ए के बराबर। बेटा ये पूरा नस्ट का एक पेपर था जो मैंने आपको डिफरेंट डेज में सॉल्व करवाया, तो आज हम लास्ट लेक्चर के ऊपर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है कि भाई 3 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 होल पावर में -1 किसके बराबर होगा। अब देखो यहां पे दो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले तो आप देखो डिमोवर्स थ्योरम को। डिमोवर्स साहब ने क्या फरमाया था, डिमोवर्स साहब ने फरमाया था कभी भी दुनिया के अंदर, कभी भी दुनिया के अंदर अगर हमारे पास डिमोवर्स थ्योरम कहीं पे अप्लाई हो रहा है, तो डिमोवर्स थ्योरम क्या कहता है कि भाई z इज इक्वल टू, आपके पास कोई भी पर्टिकुलर, आपके पास आपका लेट सपोज ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा और होल पावर में एन आ रहा है। तो डिमोवर्स थ्योरम ने कहा था कभी भी आपके पास अगर पोलर फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है और बाहर पावर में कोई भी वैल्यू आ रही है, तो ये जो पावर में वैल्यू होती है ये आपके एंगल्स का मल्टीपल बन जाती है। अकॉर्डिंग टू डिमोवर्स थ्योरम कि जो भी बाहर पावर में वैल्यू होती है वो मेरे एंगल्स का क्या बन जाएगी, मल्टीपल। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एन थीटा प्लस का आयोटा साइन एन थीटा, यानी कि जो भी वैल्यू पावर में होगी मेरे एंगल का क्या बन जाएगी, मल्टीपल बन जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको, मैं कह सकता हूं कि देखो यहां पावर में -1 आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा। अच्छा एक और तरीका, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार। कैसे, कि देखो पाई बाय 6 क्या होता है, पाई बाय 6 को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करवाना है, सिंपल 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो पाई से पाई कट गया, 6 1 6 3 18, 0 का 0, यानी कि पाई बाय 6 बराबर होता है 30 डिग्री के। सही है। तो अब देखो आपके पास पावर में क्या आ रहा है भाई, -1। तो अकॉर्डिंग टू डिमोवर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू डिमोवर्स थ्योरम कि भाई कभी भी तुम्हारे पास पावर में कोई भी वैल्यू आ रही हो, वो एंगल से क्या बन जाती है, मल्टीपल। यानी कि कॉस का कॉस आ गया, नेगेटिव का साइन आ जाएगा ना, नेगेटिव का 1 है बाहर, तो नेगेटिव का पाई बाय 6 बन गया। सही है। सिमिलरली आगे क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा साइन का आयोटा साइन। देखो तुम्हारे पास जो भी पावर में वैल्यू आ रही है वो तुम्हारे एंगल्स का मल्टीपल बन जाएगी, यानी कि एंगल से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, आपको बाहर जो पावर गिवन थी वो पावर आपके एंगल्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी। रिमेंबर दिस थिंग, डिमोवर्स थ्योरम क्या कहता है कि भाई पावर में कोई भी वैल्यू आ रही है वो आपके एंगल का मल्टीपल बन जाती है, यानी कि एंगल से आके मल्टीप्लाई होती है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवाओ, तो बेटा देखो कॉस की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और अप्लाई हो रहा है। कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी कॉस में अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए, कॉस की प्रॉपर्टी होती है कॉस नेगेटिव साइन को खा जाता है और सिंपल पॉजिटिव का आंसर देता है। वाइल हमेशा याद रखिएगा साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव का एंगल आ जाए तो साइन की प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव की वैल्यू बाहर आएगी और सिंपल तरीके से साइन एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी कॉस में अगर आप नेगेटिव का इनपुट देते हो, नेगेटिव का एंगल देते हो, तो हमेशा कॉस नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है, सिंपल पॉजिटिव का एंगल ले आएगा, नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा। और साइन की प्रॉपर्टी होती है साइन में कभी भी नेगेटिव का एंगल डालोगे तो बेटा ये बन जाएगा नेगेटिव का साइन एंगल। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मुझे करना है तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया सिंपल cos पाई बाय 6 प्लस का, अब देखो ये नेगेटिव की वैल्यू साइन में आ रही है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा आयोटा साइन का पाई बाय 6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, भाई cos पाई बाय 6 क्या होता है, पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन 60 के। तो बेटा देखो यहां पे क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से हमें बात मालूम है कि cos पाई बाय 6 क्या होता है, cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के। फिर आगे देखो, आगे है माइनस का साइन, देन आ रहा है आयोटा, फिर है साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30, और हमें पता है कि साइन 30 किसके बराबर होता है, साइन 30 बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 के।
साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 के। अब देखो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर आ गया, ये मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि देखो जब मैंने वैल्यूज को सिंप्लीफाई करा, जरा गौर से बात समझिएगा, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि देखो अभी एक चीज है यहाँ पे, हमारे पास cos π/6 का आंसर क्या होता है, सिंपल तरीके से cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर, माइनस का साइन एज इट इज, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 के बराबर। मगर जब मैं अपने ऑप्शंस को देखता हूँ ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन जो मुझे गिवन है ना वो प्रॉपर आपके पास नंबर गिवन है। और प्रॉपर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कब आते हैं, जब आपने मैग्नीट्यूड निकाला हो। आपको प्रॉपर नंबर कब मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब आपने प्रॉपर मैग्नीट्यूड निकाला हो, उस सूरत में खाली आपके पास प्रॉपर नंबर्स आते हैं। सारे के सारे ऑप्शन जो आ रहे हैं वो मैग्नीट्यूड के अंदर आ रहे हैं, आपको प्रॉपर नंबर्स गिवन है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर मेरा टाइपिस्ट एक बहुत अच्छा आदमी है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे करके आया हुआ होगा कि भाई आपने पहले अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है, देन 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो सिंबल गिवन है, इस सिंबल आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा, यहाँ पे आपके पास ये बाहर साइड में मैग्नीट्यूड का सिंबल भी गिवन होगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। उसके पीछे रीजन ये कि कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा, मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसमें आयोटा आ रहा है, जबकि बाकी तमाम जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं सब में मैग्नीट्यूड है, किसी में भी आयोटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने को कहा हुआ था। तो अब चूंकि मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि भाई मेरे टाइपिस्ट ने यहाँ पे या क्वेश्चन के अंदर ये गलती हो सकती है कि भाई यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड का सिंबल होना चाहिए था, तभी तो मैग्नीट्यूड आएगा, और हो सकता है क्वेश्चन में ना बताया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, एग्जामिनर कह रहे हैं खुद से अरेंज करो, खुद से चेक करो। तो खुद से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हो, कैसे कि सारे के सारे अगर आप ऑप्शंस को देखते हो तो मैग्नीट्यूड में आ रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो 3 का 3 बाहर एज इट इज, और ये अंदर वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि भाई जो भी आपका ये रियल पार्ट आ रहा है उसका भी आप स्क्वायर करोगे, जो भी आपका रियल पार्ट आ रहा है आपने क्या करना है, सिंपल उसका स्क्वायर करना है। तो √3/2 का हम स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का साइन आएगा, और जो भी आपका इमेजनरी पार्ट आ रहा है उसका भी स्क्वायर करोगे। तो इमेजनरी पार्ट क्या आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव का 1/2। इमेजनरी पार्ट में आयोटा को काउंट नहीं करते हम लोग, सही, आयोटा के बगैर करते हैं। तो नेगेटिव 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 3 एज इट इज, और यहां पे अंडर रूट का अंडर रूट, सही है। अब देखो स्क्वायर √3 पे जाएगा, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 के बराबर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के बराबर। सिमिलरली देखो स्क्वायर नेगेटिव के 1/2 पे भी जाएगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 3 का 3 एज इट इज, और अंडर रूट के अंदर 3 प्लस का 1, 3 प्लस का 1 4 होता है, नीचे भी क्या आ गया 4 आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, अंडर रूट 1 बचेगा, और √1 बराबर होता है किसके, 1 के। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 3 के बराबर। तो 3 1 3 के बराबर मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ई के बराबर। यानी कि देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, दोबारा समझ लो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई हो सकता है क्वेश्चन में आपको ना बताया जाए कि यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड का सिंबल गिवन था, आप एटलीस्ट अपने ऑप्शंस को एनालाइज करोगे। भाई बहुत दफा हो सकता है एग्जामिनर आपसे एडवांस फॉर्मेट पे पूछे, वो आपको मैग्नीट्यूड का सिंबल भी नहीं दे रहा, मगर फिर कैसे पता चलेगा। देखो आपने जब अपना फाइनल आंसर निकाला ना, तो आपका आंसर आ रहा था आयोटा की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा चूंकि क्वेश्चन अभी आ रहा है आयोटा की फॉर्म पे, तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, उसका आप क्या करवा लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। हम 3 को क्यों नहीं पहले मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि 3 मेरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का हिस्सा नहीं था, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा नहीं था। दैट्स द रीजन कि हम लोगों ने क्या करा, हो सकता है क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आया हुआ, मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ होगा, और एग्जामिनर ने नहीं बताया होगा कि आपने मैग्नीट्यूड लेना है। मगर ऑप्शंस को जब आप चेक करो तो ऑप्शन सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड लेना भी है। अब मैग्नीट्यूड कैसे लोगे भाई, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं सिर्फ मैं उसका मैग्नीट्यूड लूंगा, क्योंकि 3 जो है ये बाहर वाला जो 3 है ये तो बाहर का हिस्सा है ना, जितना कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, सिंपल अंडर रूट का सिंबल लगाओगे, सिंपल अंडर रूट का सिंबल लगाओगे, जो भी रियल पार्ट आ रहा है उसका स्क्वायर, प्लस के साइन के बाद जो आपका इमेजनरी पार्ट आ रहा है उसका स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। तो 3 इंटू 1 किसके बराबर होता है, 3 के। इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, roots of the equation will be irrational if b square minus 4ac is dash positive and a perfect square, positive and not a perfect square, negative है 0। अगेन ये क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मिलेगा, ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। b स्क्वायर माइनस के 4ac का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। हमेशा याद रखिएगा, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की वैल्यू 0 के बराबर हो, इसका मतलब क्या होता है कि रूट्स कैसे हैं, इसका मतलब होता है कि रूट्स बराबर है इक्वल के। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो खत्म हो गया, क्योंकि
अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 होता तो इसका मतलब रूट्स क्या होते हैं, इक्वल, इररेशनल नहीं होते। अच्छा, अगर कभी भी डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। और अगर डी की वैल्यू कैसी आ जाए, लेसर देन 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि रूट्स कैसे आ रहे हैं, आपके पास इमेजिनरी आ रहे हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर कभी भी डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाए, इसका मतलब होता है कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स रैशनल हैं। रूट्स कैसे आ रहे हैं, रूट्स रैशनल आ रहे हैं। अब एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्या, अब जरा लॉजिकली बात समझो। हमारे पास चार कंडीशंस होती हैं। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, रूट्स इक्वल होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, रूट्स रियल होंगे। अगर लेसर देन 0 आ जाए तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। और अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाए तो रूट्स रैशनल होंगे। एग्जामिनर कह रहा है इररेशनल रूट्स कब होंगे? भाई इररेशनल रूट्स उस वक्त बनेंगे जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो मगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। भाई डी की वैल्यू अगर तो ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल होते हैं ना। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हो मगर डी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के बराबर ना हो, तब रूट्स कैसे होंगे, इररेशनल होंगे। यानी कि डी की वैल्यू प्लस का 4 ना आ जाएंगे, 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 का, तो अगर इसके बराबर नहीं है, यानी कि डी की वैल्यू 3 के बराबर है, डी की वैल्यू 5 के बराबर है, डी की वैल्यू 7 के बराबर है, डी की वैल्यू 8 के बराबर है, डी की वैल्यू 11 के बराबर है, डी की वैल्यू 12 के बराबर है, परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते, तो भाई डी की वैल्यू अगर देखो परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल होंगे। तो याद रखिएगा, अगर तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर के बराबर ना हो, जो कि मेजॉरिटी केसेस में होता है, तब रूट्स कैसे कहलाते हैं, इररेशनल कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से फाइनली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है if f is a linear function and f into 1 is negative 2 and f into negative 2 is 1 and fx is equal to 1.5, what is x? अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, पहले जरा बात समझो। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको खाली कंफ्यूज कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है लीनियर फंक्शन है, यानी कि सिंपल आपको पॉइंट्स गिवन है, सही है ना। यानी कि एग्जामिनर देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, जब f के अंदर तुमने फंक्शन में 1 की वैल्यू डाली तो तुम्हें आंसर क्या मिलता है, तुम्हें आंसर मिल रहा है -2 का, सही है। अच्छा भाई, आगे कहता है जब तुमने फंक्शन के अंदर -2 की वैल्यू डाली तो तुम्हें आंसर मिलेगा +1। तो एग्जामिनर मासूमाना अंदाज में कहता है मैं फंक्शन में ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि आंसर मुझे मिल जाए 1.5 का। 1.5 का मतलब 3/2 होता है बाय द वे। अच्छा, अब देखो हमारे पास एग्जामिनर ने यहाँ पे दो कंडीशन थी हुई है। पहली बात तो उसने कहा लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है, ये एक्स और वाई के पॉइंट्स गिवन है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक्स और वाई के पॉइंट्स कैसे गिवन है? अरे भाई, आपने कभी ये नहीं देखा एफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ एक्स बराबर होता है वाई के, यानी कि एफ एक्स की जो भी वैल्यू होती है वाई को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो अंदर वाला इनपुट होता है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सही है ना। तो लेट सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना एफ इंटू 1 बराबर है -2 के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास x की वैल्यू क्या है, यहां पे मेरे पास x1 बराबर है 1 के, और मेरे पास y1 बराबर है किसके, -2 के। क्योंकि देखो मेरे पास जो इस फंक्शन पे आंसर आ रहा है, जो इसकी रेंज आ रही है, जो इसका आउटपुट आ रहा है वो -2 का आ रहा है ना, तो यानी कि y की वैल्यू क्या है, -2 के बराबर। और जो मैंने इनपुट दिया था इसके अंदर 1 का दिया था, तो इसका मतलब इनपुट कहते हैं x को, सही है। सिमिलरली दूसरे फंक्शन को देखो, जब मैंने f इंटू -2 करा तो आंसर आया 1 का, यानी कि देखो मेरे पास इस फंक्शन के ऊपर जो आंसर आ रहा है उसको मैं y2 कह देता हूं, दूसरा पॉइंट है, उसको मैं आंसर क्या आ रहा है 1 के बराबर। और मैंने जब इस पे इनपुट दिया, इनपुट कितने का दिया मैंने इनपुट दिया है -2 का, तो x की वैल्यू -2, सही है। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है जिसके बारे में एग्जामिनर कैलकुलेशन करने को कह रहा है, ये कौन सा पॉइंट है? ये है कि भाई अगर आपने f इंटू एक्स किया तो आपके पास आंसर आया 1.5, यानी कि मेरे पास जो y3 है वो किसके बराबर है, 1.5 के बराबर है। या फिर आप इसको y भी कह सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, आप इसको y कह लो ताकि आप यहां पे सिंपल पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो y की वैल्यू मेरे पास अगर 1.5 है तो मेरा x की वैल्यू क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में चूंकि एग्जामिनर ने कहा है कि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है कि आपको सिंपल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर बच्चों को उसकी लॉजिक नहीं पता होती। तो भाई देखो f इंटू 1 -2, इसका मतलब है कि y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 1 है। f इंटू -1, इसका मतलब y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -2 है। तो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, f इंटू एक्स अगर 1.5 के बराबर है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ये लॉजिक आ रही है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप 2 पॉइंट्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे आप? सिंपल तरीके से 2 पॉइंट फॉर्मूला जो होता है ना उसका इस्तेमाल कर लो। 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये होता है सिंपल तरीके से y माइनस का y1
और नीचे डिवीजन में क्या होता है x माइनस का x1, y माइनस का y1, नीचे डिवीजन में x माइनस का x1 इक्वल टू के बाद y2 माइनस का y1 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास x2 माइनस का x1। यानी कि भाई सिंपल जो आपके पास होता है ना 2 पॉइंट इक्वेशन फॉर्मूला जो आपके पास होता है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई देखो y की वैल्यू किसके बराबर है 1.5 के। तो यानी कि भाई मुझे ये बात मालूम है कि हमारे पास दुनिया में y, अभी चाहो तो y की वैल्यू प्लॉट ना करो, अभी सिंपल पहले सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, सही है। तो y1 की वैल्यू क्या गिवन है, नेगेटिव का 2, तो ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2। नीचे आ जाएगा x माइनस का x1, x1 बराबर है किसके 1 के, इक्वल टू के बाद y2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है नेगेटिव 2, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2 बन गया। नीचे डिवीजन में आ जाएगा x2 माइनस का x1, x2 बराबर है नेगेटिव 2 के, माइनस का साइन x1 बराबर है 1 के। तो इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस का 2, नीचे डिवीजन में आ जाएगा x माइनस का 1। 1 प्लस का 2 बराबर होता है किसके 3 के, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये x माइनस का 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो y प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 1 इंटू एक्स माइनस का 1। इसको अब आप बैठ के सिंप्लीफाई करवाओ, सही है ना। तो y प्लस का 2 इज इक्वल टू नेगेटिव का x, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1, सही है। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y प्लस का 2 प्लस का 1 यहां पर आएगा नेगेटिव का 1 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का x। दो में से एक को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, दो में से एक को निकालोगे तो जाहिर सी बात है प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू के बाद नेगेटिव का x। अब देखो आपको y की वैल्यू गिवन थी, मैंने जानबूझ के y की वैल्यू पहले नहीं डाली थी, तो अदरवाइज सिंप्लीफाई करना पड़ जाता। तो y की वैल्यू क्या है 1.5 के बराबर, 1.5 क्या होता है 3/2 होता है। आपको कैसे पता चला, अगर किसी बच्चे की मैथ्स वीक है तो उसका तरीका ये होता है कि भाई आप सिंपल डेसिमल को एक डिजिट आगे भेजो। जब कभी दुनिया में डेसिमल जितने डिजिट आप आगे भेजते हो ना, अपोजिट साइड पे 1 के बाद उतने जीरो आते हैं। तो अगर मैं डेसिमल को एक डिजिट आगे भेजूंगा तो अपोजिट साइड के ऊपर 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। तो देखो 5 3 15 होता है, 5 2 10 होता है। तो यानी कि y किसके बराबर है, y बराबर है 1.5 के, डेट इज बेसिकली 3/2 प्लस का 1 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का x। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो इसको, कैसे करोगे, सिंपल एलसीएम लोगे तो नीचे 2 1 2 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, प्लस का 2 1 2 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का x। तो क्या बन गया 3 प्लस का 2, ये बन गया 5 के बराबर, नीचे आ गया 2 का 2 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का x। नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ भेज दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 5/2, और 5/2 किसके बराबर होता है 2.5 के, यानी कि 5 का आधा, 5 का आधा क्या होता है, 5 का आधा होता है 2 का 2.5 के बराबर। तो नेगेटिव का 2.5 मेरा करेक्ट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है, 25 के राउंड 1 राउंड 2 में भी आया था नस के अंदर। तो भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो। इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक क्या गिवन है, आपको कान उल्टे तरीके से पकड़ा हुआ है, एग्जामिनर ने एक हिंट दी हुई है। हमेशा याद रखिएगा जो आप बचपन से लिखते आ रहे हो ना, एफ एक्स इसके बराबर होता है भाई, वाई के बराबर होता है ना। यानी कि एफ एक्स से जो वैल्यू मिलती है वो वाई की होती है, और एफ एक्स के अंदर जो एक्स होता है वो आपको एक्स की वैल्यू देता है। तो हमने इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके x1 y1 x2 y2 निकाला, और जो पॉइंट आपको निकालना है उसको मैंने x और y कह दिया, सही है। फिर सिंपल तरीके से आपने हमारे पास जो 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है उसको इस्तेमाल किया, सिंपल वे में उसको सिंप्लीफाई किया, जहां जहां y1 y2 आ रहा है, x1 x2 आ रहा है, उनको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके आपकी इक्वेशन फॉर्म हुई, फिर आपने y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। दैट वाज द ओनली लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है स्ट्रेट लाइन फंक्शन है whose graph bisect the first and third quadrants will have a value of when the value of x is dash। ओके, यानी कि देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, तो बताइए आपके पास उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी अगर मेरी लाइन बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर। मैंने ये बात आपको पहले भी पढ़ाई भी है, बहुत दफा बताई भी है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर कभी भी आपकी लाइन बाइसेक्ट करती है तो बेटा आपके पास उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स के बराबर। दुनिया में कभी भी अगर आपकी लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे बाइसेक्ट करती है तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू एक्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में भी बताया था। और अगर आपकी दुनिया में कभी भी लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है, अगर कभी भी दुनिया में आपकी लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे बाइसेक्ट कर रही है, उस सूरत में आपकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू नेगेटिव के x की, सही है ना। तो अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे बाइसेक्ट कर रही है तो आपकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x। एग्जामिनर ने क्या कहा है, x की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहां पे सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इनवर्स ऑफ 3 2 5 4। अब देखो 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है और आपको उसका इनवर्स निकालना है। भाई क्या मुश्किल बात है, भाई देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है सिंपल तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही है ना। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो इसका, इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा,
डिटर्मिनेंट बराबर होगा 4 3 जार 12 माइनस का 5 2 जार इज 10। तो 12 में से 10 जाएंगे, 2 बचेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो याद रखिएगा 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। कभी भी अगर आपको 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट, तो किसके बराबर होगा। आप 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हो, जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हो, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर देते हो और नॉन डायगोनल को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो, नॉन डायगोनल जो आ रहे होते हैं उनको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो। अब अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड करवा दोगे। तो आपका देखो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट है 4 नेगेटिव 2, आगे है नेगेटिव का 5, आगे है 3, नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट। तो ये 2 जाके तमाम की तमाम वैल्यूज से डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 के बराबर आएगा, नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव का 1, और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव का 5 बाई 2, यहां पे आ जाएगा 3 बाई 2 के बराबर। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरे पास कौन से ऑप्शन में ये वाले काम हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये काम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के अंदर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास 2 भी आ रहा है, नेगेटिव का 5 बाई 2 भी आ रहा है, नेगेटिव का 1 भी आ रहा है और 3 बाई 2 भी आ रहा है। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना, इज द करेक्ट आंसर। भाई ये तमाम चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाई भी होती हैं, बताई भी होती हैं, तो भाई लाजमी तौर के ऊपर सबसे बड़ा फायदा देखो एप्टीट्यूड पढ़ने का क्या होता है, एप्टीट्यूड की तैयारी लाजमी तौर पे तरीके से कवर करने का फायदा ही आपको ये मिलता है कि आपको ये तमाम ट्रिक्स मालूम होती हैं, तमाम चीजें मालूम होती हैं। तो भाई बैचेस के अंदर सबसे खास बात क्या होती है कि बेटा बैच के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आपकी कंप्लीट तैयारी 100% कवर होगी, पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। यूट्यूब लेक्चर्स का नुकसान क्या होता है भाई, यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट के कंप्लीट लेक्चर होंगे, दूसरे सब्जेक्ट के नहीं होंगे, या आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, या आपको रेलिवेंट पास्ट पेपर्स नहीं पता होंगे, या फिर आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पास ट्रिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल नस के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज आपके पास मैथ्स के आ रहे हैं और टोटल एमसीक्यूज नस के टेस्ट में 200 हैं, जबकि आपको नस के टेस्ट में सिर्फ टाइम जो अलाउड है वो 180 मिनट्स का है, यानी कि 1 मिनट का टाइम भी अवेलेबल नहीं है एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। तो यहां पे शॉर्टकट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो शॉर्टकट जो मैं आपको सिखा रहा होता है बहुत काम की चीज होती है। तो बैजेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है, लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नस के 170 प्लस के टॉपर मेरे पास नेट 1 नेट 2 2025 के अंदर मौजूद है, नस के 170 प्लस का टॉपर नेट 4 2024 के भी मेरे पास मौजूद है, 160 प्लस के स्कोर्स करने वाले बच्चे मौजूद होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वो पढ़ते हैं तरीके से बैठ के, लाइव क्लासेस के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग से फीस नहीं देनी, अगर आप बैच के अंदर एनरोल लो तो आपको मैथ्स की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, और ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर आती है उनकी तैयारी भी कवर होती है, आईक्यू की तैयारी भी कवर होती है, एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी भी कवर होती है, क्वांटिटेटिव मैथ्स की तैयारी भी कवर होती है। अगर आप आईबीएएनएस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, लम्स में अप्लाई कर रहे हो, या फास्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे पर्टिकुलरली जो मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, ऐसे आती है, वो सब भी पढ़ाए जाते हैं। तो बैजेस का फायदा ये होता है कि मिनिमल फीस के अंदर आपकी कंप्लीट एप्टीट्यूड की तैयारी होती है हर यूनिवर्सिटी के लिए, और मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होता है, सबसे बढ़ के मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होता है। और सबसे बड़ी चीज जो भी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें जब आपके एफएससी के इंटर के पेपर्स होंगे उसमें आपको ब्रेक भी दिया जाएगा और आपको 10 दफा चीज पढ़ाई जाएगी, यानी कि आपके लिए चाहे आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, नस की कर रहे हो, यूईटी राउंड 2 की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, तो भाई आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा विद द रेलेवेंट पास्ट पेपर्स। सारे के सारे पास्ट पेपर्स आपको कवर करवाए जाएंगे, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का आपको प्रॉपर्ली सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप देख सको आपने गलती कहां करी थी। सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद सॉल्यूशन। इसके अलावा लाइव क्लासेस जो भी कंडक्ट होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है कि भाई लाइव क्लास अगर कोई नहीं ले सका उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपकी डाउट सेशंस, आपकी डाउट लाइव क्लासेस अलहदा से कंडक्ट होती हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होती हैं। तो लाजमी तौर पे न्यू बैच को आगाज करें, न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से। इस बैच के अंदर नस का नेट 3 नेट 4 फास्ट जीआईके कॉमसेट्स एनईडी मेरान दाऊद यूनिवर्सिटी आईबीए इन तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाई जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी, आपको अलग से कहीं पे फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपको इस बैच में कवर करवाई जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर है 0 के, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक मैट्रिक्स आ रहा है 1 1 1 ए एक्स और सी, फिर आ रहा है बी बी और एक्स। तो एग्जामिनर कह रहे हैं सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपको आंसर्स में 4 ऑप्शंस गिवन है। देखो सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि पहले आप अपने ऑप्शंस को देखो। एक ऑप्शन आ रहा है ए इंटू ए स्क्वायर, दूसरा आ रहा है बी इंटू बी स्क्वायर, तीसरा आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन सिर्फ ए और बी का आ रहा है। तो कभी इम्कान क्या है, देखो बाकी सारे
चूंकि मैट्रिक्स के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स लीनियर आ रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मुझे नहीं पता करेक्ट आंसर क्या होगा, बट मैं एटलीस्ट एक ट्राई कर सकता हूं कि पहले मैं ऑप्शन नंबर डी को एक्स और एक्स की जगह पे प्लॉट करता हूं और मैं फिर इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करता हूं, हो सकता है आंसर मिल जाए। एक तरीका सॉल्व करने का ये, नहीं तो एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट को ओपन करो, डिटरमिनेंट को ओपन करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। दोनों चॉइसेस आपकी हैं। आप चाहो तो डिटरमिनेंट को ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप जो ऑप्शंस गिवन है वो बारी बारी डाल के चेक करो, आपकी चॉइस है। अगर आपको डिटरमिनेंट को ओपन करना आसान लगता है, डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला एलिमेंट लिया, ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के चार नंबर, तो ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा एक्स। फिर नेगेटिव का ए लेंगे, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के चार नंबर, तो ये आएगा वन वन बी और एक्स के बराबर। फिर मैं लूंगा लास्ट वाला नंबर जो कि प्लस का बी है, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के चार नंबर वन एक्स और वन सी। इसको एक्सपेंड करवाते हो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर के बराबर, बी इंटू सी, ये बन जाएगा बी सी, माइनस का ए एज इट इज, फिर देखो एक्स वन जार एक्स हो जाएगा, माइनस का बी वन जार बी हो जाएगा, प्लस का बी एज इट इज का एज इट इज, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सी वन जार सी हो जाएगा, माइनस का एक्स वन जार एक्स हो जाएगा, इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। इसको अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करवाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का बी इंटू सी, माइनस का ये माइनस का ए अंदर जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का ए एक्स और माइनस माइनस प्लस का ए बी बन जाएगा। फिर ये प्लस का बी अंदर जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा प्लस का बी सी माइनस का बी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर तो कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस के बीसी से प्लस का बीसी कट जाएगा, सही है ना। ये चीज कैंसिल आउट हो रही थी, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। और देखो और कोई चीज कैंसिल आउट हो सकती है, नहीं और तो कुछ नहीं देखना मुझे। तो क्या क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया एक्स स्क्वायर, आगे आ रहा है माइनस का ए एक्स, आगे क्या आ रहा है माइनस का ए एक्स, फिर आ रहा है प्लस का a इंटू बी, फिर आगे आ रहा है माइनस का बी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें, एक काम कर सकते हैं कि हम एक जैसी टर्म्स को एक साइड पर जरा शिफ्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर और प्लस के ए एक्स के अंदर से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं, बल्कि यहां से काम करो ना, कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस का ए। इन दोनों टर्म्स में देखो क्या चीज कॉमन आएगी, प्लस का बी अगर मैं कॉमन लेता हूं, बल्कि नहीं नेगेटिव का बी कॉमन लिया जाएगा। अगर मैं नेगेटिव का बी कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास नेगेटिव का ए और प्लस का एक्स बचेगा, सही है ना, क्योंकि आपने देखो यहां से नेगेटिव के बी को कॉमन लिया तो दोनों टर्म्स के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, तो नेगेटिव के बी को कॉमन लिया तो यह आ जाएगा। अब देखो मेरे दोनों फैक्टर सिमिलर आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो एक फैक्टर मेरा x माइनस का a बन गया ना, यहां पे भी देखो अगर मैं प्लस के x को पहले लिखूं फिर माइनस के a को लिखूं इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास यानी कि दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक फैक्टर है x माइनस का a और दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है x माइनस का b इक्वल टू के बाद जीरो। तो आप दोनों फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे कंसीडर करोगे तो आपके पास एक दफा x माइनस का a इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक दफा आपके पास x माइनस का b इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पॉजिटिव a के, और माइनस का b जब दूसरी तरफ जाएगा तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव b के बराबर। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आप चाहो तो किसी भी मेथड पे सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पहले ऑप्शन नंबर डी को डाल दो एक्स और एक्स की जगह पे, या फिर आप अगर ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर आप कोई और ऑप्शन डालना पड़ता, तो वो लंबा मेथड पड़ जाता। इसीलिए हमने क्या काम करा, हमने सिंपल तरीके से डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट को ओपन करवाया, क्योंकि इक्वल टू की तरफ जीरो है तो एक्स का अननोन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दैट वाज द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से सिंपल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की लॉजिक आ रही थी। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत इजी है, अरे भाई इजी नहीं है, इजी बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर है बेटा। इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे पास सॉल्व हो गया। बताओ भाई बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती, बात समझ में आती है कि नहीं आती, आप बोलोगे सर आती है, सही है ना भाई। तो क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नस्ट के अंदर बेतहाशा आता है, मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस डॉट 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 डेट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सम एक्सीडिंग 4000। अब देखो इस क्वेश्चन की पहले तो लॉजिक को पिक करो, आपके पास लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे फरमा क्या रहा है, पहले तो बात को समझो। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक ऑड नंबर की सीरीज आ रही है, तुम्हारे पास एक ऑड नंबर की सीरीज आ रही है। जब तुम इस ऑड नंबर की सीरीज को सिंप्लीफाई करते हो, इसको सॉल्व करते हो, तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है कि तुम्हारा जो सम आए ना, तुम्हें वो लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तुम्हें एन की वैल्यू, वो मिनिमम एन की वैल्यू बतानी है जिसके ऊपर तुम्हारा सम क्या कर जाए, 4000 को एक्सीड कर जाए। इसमें वैसे दो कॉन्सेप्ट बता सकता हूं मैं आपको। एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल नंबर की सीरीज का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, ऑड
ऑड नंबर की सीरीज का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, या आपके पास सम ऑफ द इवन नंबर्स की शॉर्टकट सीरीज क्या होती है। चलो मैं ये भी चीज आपको बता देता हूं। ये ऑल दो इस क्वेश्चन से लिंक नहीं है, मगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपके पास सिंपल नॉर्मल नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हो, अगर कभी भी आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हो, तो हमेशा याद रखिएगा सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल नेचुरल नंबर्स की अगर सीरीज आ रही है, यानी कि लेट सपोज 1 प्लस का 2 प्लस का 3 अप टिल कहां तक, n अमाउंट तक, तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास स्क्वायर नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ रही है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1, आगे आ जाता है सिंपल 2n प्लस 1, और नीचे डिवीजन में 6 का 6। और अगर आपके पास क्यूब के नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ रही है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, और बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। अगर आपके पास कभी भी दुनिया के अंदर, कभी भी दुनिया में अगर आपके पास ऑड नंबर्स की सीरीज आ रही है, तो ऑड नंबर की सीरीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिंपल n स्क्वायर के बराबर। वाइल अगर आपके पास इवन नंबर्स की सीरीज आ रही है, तो उसके कैलकुलेट सम करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। इन 5 फॉर्मूलाज को जहन में रखिएगा, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं नस्ट में। अगर सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ रही है, तो ये शॉर्टकट होता है। अगर स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ रही है, तो ये शॉर्टकट होता है। अगर क्यूब ऑफ द n नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ रही है, तो ये शॉर्टकट होता है। अगर ऑड नंबर की सीरीज आ रही है, तो ये शॉर्टकट होता है, और इवन नंबर की सीरीज आ रही है, तो शॉर्टकट होता है। ये मैंने अलग से चीज आपको बताई है। करना क्या है, आपको बेसिकली ऑड नंबर की सीरीज गिवन है। ये वाली बात सबको समझ में आती है कि भाई इस क्वेश्चन में आपको ऑड नंबर की सीरीज गिवन है। एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको लीस्ट नंबर ऑफ टर्म बतानी है, यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ टर्म, यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है जिसके ऊपर आपका जो सम है वो एक्सीड कर जाए 4000 से ज्यादा। यानी कि जो आपको 4-5 ऑप्शंस गिवन है ना, आपने चेक करना है किस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर, किस पर्टिकुलर n की वैल्यू के ऊपर आपका जो सम है वो 4000 से क्या कर जाएगा, वो लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यू जिस पे आपका सम 4000 से एक्सीड कर जाएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है। सबसे पहले आप देखो, आपको निकालना क्या, आपको n निकालना है। n कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, सही है। यानी कि मेरे पास ये ऑड नंबर की सीरीज गिवन है, और हमें ये बात मालूम है कि ऑड नंबर की सीरीज का सम निकालने की शॉर्टकट क्या होती है, ऑड नंबर की सीरीज की सम निकालने की शॉर्टकट होती है n स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको वो मिनिमम टर्म बतानी है जिसके ऊपर मेरा सम 4000 को एक्सीड कर जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, 60 पे जरा पहले चेक कर लेता हूं। 60 ज्यादा आसान है भाई। 60 का स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर होगा सिंपल 6 का स्क्वायर होता है 36 के बराबर, 0 का 0 आ गया। यानी कि देखो 60 का, अगर मैं 60 नंबर ऑफ टर्म्स रखता हूं, यानी कि अगर मैं कंसीडर करता हूं कि इस ऑड सीरीज के अंदर टोटल 60 टर्म्स आ रही हैं, तो ये तो 3600 बनेगा। ये तो 4000 बन ही नहीं रहा, बहुत पीछे का नंबर है। तो यानी कि ये तो मसला करेगा। अच्छा भाई, अगर मैं 63 को चेक कर लूं, तो 63 का स्क्वायर क्या होगा, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, क्या बनेगा, 3 3 9, और 6 इंटू 3 18 के बराबर, क्रॉस का क्रॉस, 6 3 18 का 18, 8 यहां पर। मैं काम करता हूं तरीके से, यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो वो नीचे चला जाएगा। तो 63 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, 6 3 18, क्रॉस का क्रॉस, 6 3 18 का 8 और 1 कैरी, 6 6 36 और 1 37। ये भी नहीं फॉर्म करेगा, ये भी मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, 7 और 1 8 बनेगा, यानी कि ये भी 4000 से कम का नंबर बनेगा, यानी कि ये भी नहीं है। तो 64 को चेक कर लेते हैं। 64 क्या स्क्वायर क्या होगा, 64 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो n स्क्वायर, यानी कि 64 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, 4 4 16 का 6 और 1, 4 6 क्या होता है 24, और 1 का इजाफा 25, क्रॉस का क्रॉस, 6 4 अगेन 24 का 4 और 2 का इजाफा, 6 6 36 37 और 38। तो ये बन गया 38। ये आ गया 6, 5 और 4 9 होता है 8, 5 और 4 9 होता है 8 और 2 10 का 0 और 1, 3 और 1 4। यानी कि देखो 64 का जब मैंने स्क्वायर करा तो ये क्या बन गया 4096। अब जरा गौर से बात समझो, अब इस लॉजिक को समझो कि हमने क्या काम करा। क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स फॉर द एपी दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सम एक्सीडिंग 4000। यानी कि एग्जामिनर ये कह रहा है कि भाई तुम अपनी इस ऑड नंबर की सीरीज के अंदर ऐसी मिनिमम कौन सी वैल्यू रखोगे कि जिसके ऊपर तुम्हारा जो सम है वो 4000 से एक्सीड कर जाएगा। तो भैया देखो इन चारों पांचों ऑप्शंस के अंदर खाली एक ही ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंदर मेरा जो सम है वो 4000 एक्सीड कर रहा है, दैट इज 64। अगर यहां पे 3-4 ऑप्शन भी ऐसे होते ना, लेट सपोज एक ऑप्शन 65 का भी होता, उस सूरत में भी आंसर 64 होता, क्योंकि देखो 64 के ऊपर भी सम 4000 एक्सीड कर जाएगा, 65 के ऊपर भी 4000 एक्सीड कर जाएगा। बट चूंकि उसने लीस्ट नंबर
नंबर ऑफ टर्म कहा हुआ है तो आंसर क्या होगा, यानी कि सबसे कम तरीन ऐसी कौन सी एन की वैल्यू होगी कि मैं उतनी टर्म्स रखूंगा इस सीरीज के अंदर कि मेरा जो सम होगा वो 4000 एक्सीड कर जाएगा। 64 पे भी करेगा, 65 पे भी करेगा, मगर मिनिमम तरीन टर्म पूछी हुई है। कौन सी सबसे लोएस्ट टर्म होगी जिसके ऊपर सम जो है ना 4000 एक्सीड कर रहा होगा? डेट शुड बी 64। 64 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4096 के बराबर होता है। डेट्स अ पर्टिकुलर लॉजिक गेट। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इस क्वेश्चन की मैं क्या ही बड़ाई बयान करूं भाई, ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, खुदारा मार कर लो। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सम टू एन टर्म्स ऑफ अ सीरीज 0.7 प्लस 0.77 प्लस का 0.777 प्लस का 0.7777 अप टिल इंफिनिटी। कहता है इसका सम किसके बराबर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नस के अंदर 2020 में भी आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, आपके पास बेसिकली डेसिमल की एक सीरीज गिवन है, और कैसी सीरीज है, रिपीटेड डेसिमल्स की है। यानी कि 0.7 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 0.77 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 0.777, और इस तरीके से सीरीज इंफिनिटी तक जा रही है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे साफ तौर पे एक चीज दिख रही है, जितने भी ऑप्शंस है ना सब में 7 कॉमन लिया हुआ है। तो मैं यहां से क्या काम करता हूं, मैं 7 को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 7 को कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0.1, यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा 0.11, फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा 0.111, और ये फनकारी चलती जाएगी आगे जितने भी टर्म्स आ रही होंगी। मैंने पूरी की पूरी सीरीज से बेसिकली 7 को कॉमन ले लिया। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ऑप्शंस के अंदर एक और चीज आ रही है, 9 आ रहा है। यार ये 9 कैसे आ रहा है, ये मसले की बात दिख रही है मुझे। मगर मैं काम कर सकता हूं कि देखो अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करवाना है, इसे सॉल्व करवाना है, तो मजीद सॉल्व कैसे करें, इसको जाहिर सी बात है ना, सम कैलकुलेट करना है। अब देखो ये मेरे पास इनफिनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बन रहा, क्योंकि इनफिनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर क्या होता है, हर वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है। तो यहां पे देखो 0.1 के बाद 0.11 आ रहा है, तो उसको नहीं अप्लाई कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉजिक को अप्लाई करते हैं। मुझे साफ तौर पर दिख रहा है तमाम ऑप्शंस के अंदर चूंकि 9 आ रहा है ना, तो मैं काम करता हूं इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूं 9 के साथ, तो क्या बन जाएगी। अगर मैं इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाता हूं 9 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पे 7 के नीचे भी 9 आ जाएगा, यहां पे 0.9 आ गया, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 0.99, आगे हो जाएगा प्लस का 0.999 प्लस का डॉट डॉट डॉट, और ये कहानी हमारी चलती जाएगी। यानी कि पूरी की पूरी सीरीज को हमने क्या करवा दिया, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। सही है। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यार अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे अभी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि भाई यहां पे मेरे पास जो है ना बहुत मुश्किल टर्म्स फॉर्म हो जाएंगी, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, देखो हमें ये बात मालूम है कि 9 क्या होता है, 9 होता है 10 माइनस का 1। ऐसे ही है ना, 9 दुनिया में क्या होता है, 10 माइनस का 1। तो 0.9 अगर यहां पे लिखा हुआ है, तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं इसको। मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, मैं इसको कह सकता हूं 0.9 किसके बराबर होता है, 1 में से अगर मैं 0.1 को माइनस करूंगा तो 0.9 बनेगा। सिमिलरली 0.99 क्या होगा, अगर मैं 1 में से 0.01 को माइनस करूंगा, अगर मैं 1 में से 0.01 को माइनस करूंगा तो 0.99 फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली देखो 0.999 किसके बराबर होगा, या आप एक और जीरो का इजाफा कर दो, अगर मैं 1 में से 0.001 को माइनस करूंगा तो 0.9999 माइनस होगा, और ये फनकारी चलती जाएगी। यानी कि देखो आपके पास जो सीरीज आ रही थी ना, ये मुश्किल सीरीज थी, तो हमने क्या करा, हमने इसको ब्रेक कर दिया। कैसे कि 0.9 बराबर होता है 1 माइनस 0.1 के, 0.99 किसके बराबर होगा, 1 माइनस 0.01 के। इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। तो हमने अपनी एक सीरीज को दो में ब्रेक कर दिया, कि मैंने इसको यहां पे फायदा क्या हुआ कि मैं इसको आसान चीज में ब्रेक कर दिया। अभी आपको समझ में आएगी कैसे, कि हमने यहां पे देखो क्या काम करा है, हमने इसको इजी वे में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, अब जरा बात समझो। अब देखो मेरे पास यहां पे एक तरीके से दो सीरीज फॉर्म हो गई ना, ये बाहर वाला 7/9 एडिड चल रहा है, सही है ना। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि मेरे पास एक दफा जो सीरीज आ रही है पूरी 1 की आ रही है। अगर मैं इन दो सीरीज के अंदर इसको ब्रेक करना चाहूं तो कैसे ब्रेक करूंगा, कि देखो मेरे पास ये एक सीरीज तो फॉर्म हो गई 1 1 1 1 1, हर ब्रैकेट के अंदर 1 1 1 आ रहा होगा, सही है, अप टिल इंफिनिटी। एक तो मेरे पास ये बन गया, और फिर माइनस का साइन, क्योंकि हर दफा 1 से कोई ना कोई चीज माइनस हो रही है, तो माइनस के साइन के बाद एक दफा ये डेसिमल की सीरीज बन गई। 0.1 एक दफा आ रहा है, फिर एक दफा 0.01 आ रहा होगा, एक दफा 0.001 आ रहा होगा, और इस तरीके से कहानी चल रही होगी, सही है। अभी तक देखो क्या काम करा, दोबारा समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पीछे लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। देखो लॉजिक अगर नहीं समझोगे तो इस क्वेश्चन में कोई काम की चीज नहीं है, तो लॉजिक को समझना बेतहाशा जरूरी है इस क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा था, क्वेश्चन आपके पास आ रहा था
0.7 फिर प्लस का 0.77 प्लस का 0.777 और ये फनकारी चलती जा रही है। तो आपने इसको इस पैटर्न पे ब्रेक कर लिया। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकता, वरना मैंने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक भी बताई हुई है, मगर डायरेक्टली इसको अप्लाई कर नहीं सकते। दैट्स द रीजन, क्योंकि सारे ऑप्शंस एन की फॉर्म में गिवन है, इसीलिए हमें इसको नॉर्मल मेथड पे लेके जाना पड़ेगा। तो नॉर्मल मेथड पे ले जाने के लिए हमने क्या करा, 0.77 की जो सीरीज थी इसमें 7 को पहले कॉमन लिया, उसके बाद आपके पास 0.1 0.11 फिर प्लस का 0.11, ये सीरीज बन गई। अभी भी चूंकि आप डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी आपके पास क्या हो रहा है, मुश्किल टर्म है, तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 9 से, क्योंकि हर ऑप्शन में देखो 9 मौजूद था, हर ऑप्शन में 9 आ रहा था, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड 9 कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये 0.99 0.9999 की सीरीज फॉर्म हो गई। अब 0.9 क्या होता है, 1 माइनस का 0.1 या 1 माइनस 0.01 या 1 माइनस 0.001। इससे फायदा ये हुआ कि आपकी जो मुश्किल सीरीज थी ये दो सीरीज के अंदर ब्रेक हो गई। एक मेरे पास 1 की सीरीज आ गई और एक मेरे पास ये डेसिमल वाली सीरीज आ गई। अब देखो मुझे पता है दुनिया के अंदर ये जो 1 1 1 1 1 की सीरीज होगी, इसका सम किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। यानी कि जितने भी आपके पास यहाँ पे 1 आ रहे होंगे, लेट सपोज अगर 50 1 आ रहे हैं, तो भाई ये किसके बराबर होंगे, 50। अगर लेट सपोज इस तरीके से 1 1 1 1 1 1 50 दफा लिखा हुआ है, तो इनका सम क्या होगा, 50 के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं आपके सामने 1 1 1 1 1 4 दफा लिखता हूं, तो इनका सम क्या होगा, 4 के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। तो भाई इसको ब्रेक करना आसान है, इसको सॉल्व करना आसान है, तो क्या बन गया, 7 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज। और ये वाली जो पूरी सीरीज थी, इसका सम किसके बराबर है, 1 1 1 1। जितने भी n आ रहे होंगे ना उनके बराबर है, जितने भी n आ रहे होंगे ये उनके बराबर है, सही है। फिर माइनस का साइन। अब जरा इस वाली सीरीज को देखो, ये वाली जो सीरीज आ रही है यहां पे अब आप फाइनली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कांसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जीपी का कांसेप्ट आ रहा है, तो सम ऑफ जीपी का कांसेप्ट अप्लाई करेंगे। क्योंकि बेटा सीरीज क्या हो रही है, हमारे पास 0.1 है, फिर उसके बाद 0.01 है, फिर उसके बाद देखो क्या आ रहा है, 0.001 आ रहा है। और चूंकि तमाम वैल्यूज में n गिवन है, इसका मतलब भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वैल्यूज तक ये सीरीज जा रही है, सही है। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मुझे पता है जीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म को आप ए कहते हो। सीरीज में देखो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए के बराबर, और जीपी के अंदर कॉमन रेशियो क्या होता है, ये होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सही है। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 क्या होगा, 0.1 के बराबर ही होगा। कैसे, 0.01 का मतलब क्या है भाई, कहीं पे भी अगर आपके पास दुनिया में लिखा हुआ है 0.01, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 100, और 0.1 का मतलब होता है 1/10। तो सिंप्लीफाई अगर आप इसको करवाते हो, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज, नीचे वाला 10 नीचे से ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1, तो एक कट गया, तो 1/10 ही बनेगा। 1/10 का मतलब है 0.1, यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू भी किसके बराबर है, 0.1 के। और हमें साफ तौर पे दिख रहा है आर की वैल्यू जो आ रही है 1 से छोटी आ रही है। आर की वैल्यू कैसी आ रही है, 1 से छोटी, तो आप सम का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1 से छोटा वाला, यानी कि a इंटू 1 माइनस का r की पावर n, और नीचे डिवीजन में 1 माइनस के r वाला फॉर्मूला, सही है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अभी भी हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, वरना तो हम डायरेक्टली करते थे कि भाई ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी में से कोई करेक्ट आंसर होगा, बट अभी भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 7/9 का 7/9 एज इट इज, n का n एज इट इज। अब मैं यहाँ पे सिंपल जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हूँ, तो जीपी के अंदर देखो a का a किसके बराबर है, यहाँ पे a की वैल्यू बराबर है 0.1 के, तो वो आ गया। फिर आगे क्या है, 1 माइनस का r किसके बराबर है, देखो r भी बराबर है 0.1 के, और पावर में n, हमें नहीं पता n क्या है, तो n का n आ गया। और नीचे देखो डिवीजन के अंदर, डिवीजन में आपके पास आ जाएगा क्या, 1 माइनस का r, तो 1 माइनस का r बराबर है 0.1 के। अभी भी देखो ऑप्शन के अंदर एक 3 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, बच्चों को लगेगा नन ऑफ दीज आंसर है। भाई ऐसा नहीं है, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इसका आंसर आएगा प्रॉपर्ली। ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, बच्चों के लिए टफ हो सकता है, हालांकि बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो देखो n का n एज इट इज, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 0.1 क्या होता है, देखो 0.1 का मतलब क्या होता है, 0.1 बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 10 के, सही है। अच्छा अब देखो आगे क्या आ रहा है, 1 माइनस का 0.1 पावर में n। अब देखो अगर मैं 1 में से 0.1 को माइनस करूंगा, तो इसका मतलब 1 में से 0.1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। 1 में से जब 0.1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, 0.9 के बराबर ना। और 0.9 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 9 डिवाइडेड बाय 10 के, तो इसीलिए 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 9, ब्रैकेट के अंदर n का n, और यहां पे ऊपर बचेगा 1 माइनस का 0.1 की पावर 1 माइनस का 0.1 की पावर n। तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, और नीचे डिवीजन के अंदर 9 का 9, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। दोबारा समझ लो भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन की लॉजिक को पिक कर लो, ये बहुत पेपर में आता है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर यहां से आपने क्या काम करा, आपने सिंपल तरीके से 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 को आपने दो सीरीज में ब्रेक कर दिया। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर दो, बट डायरेक्टली अप्लाई कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अगर
अगर देखोगे तो सारे ऑप्शंस आपको उसके बगैर के गिवन है। इसीलिए हमने क्या करा, हमने पहले इसको दो सीरीज में ब्रेक करा। एक सीरीज मेरे पास आई 1 माइनस 0.1 की, यानी कि एक सीरीज मेरे पास आई 1 वाली, और एक सीरीज आई मेरे पास डेसिमल वाली। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई, जो 1 1 1 1 की सीरीज है, जरा और से बात समझिए। जो 1 1 1 की सीरीज है, इनका सम क्या होगा, n के बराबर, यानी इसका सम क्या है, n के बराबर। कैसे कि लेट सपोज अगर आपके पास 20 1 1 1 1 लिखे हुए हैं तो उनका सम क्या होगा, 20 के बराबर होगा, सही है ना। तो इसलिए यहाँ पे n आ गया। और ये जो दूसरी वाली सीरीज आ रही है 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, इसको सिंप्लीफाई कैसे करा, यहाँ पे आपने सम ऑफ जीपी का फॉर्मुला अप्लाई करा। अच्छा, हो सकता है कि बच्चा बोले सर सम टू इनफिनिट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्यों नहीं अप्लाई किया। उसके पीछे रीजन ये कि तमाम ऑप्शंस के अंदर आपको n दिख रहा है। n का मतलब है कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स तक क्वेश्चन जा रहा है ना। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा हुआ भी है कि सम टू n टर्म्स निकालना है। तो भाई इनफिनिट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होता है वो तो इन्फिनिटी तक का होता है। तो अगर ये इन्फिनिटी का क्वेश्चन होता है हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, इतनी झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तो इनफिनिट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, फिर इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि क्वेश्चन में साफ तौर पर लिखा हुआ है सम टू n टर्म्स कैलकुलेट करना है। तो सम टू n टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको सिंपल तरीके से यहां पे n अमाउंट तक की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि भाई ये तुम्हारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है, ये सीरीज जो आ रही है, ये सम ऑफ जीपी की आ रही है, ये इनफिनिट डिक्रीजिंग की नहीं आ रही। इन्फिनिटी के अंदर फिर n नहीं होता, इन्फिनिटी के अंदर इन्फिनिटी तक की टर्म्स होती हैं। तो इसीलिए आपने कौन से सम का फॉर्मुला अप्लाई करोगे, सम का फॉर्मुला अप्लाई करोगे जिसमें r 1 से छोटा होता है। तो देखो यहां पे आपके पास a यानी कि फर्स्ट टर्म बराबर है 0.1 के, और कॉमन रेशियो किसके बराबर है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो वो भी आपके पास 0.1 के बराबर था। अब आपने फॉर्मूले को अप्लाई करा तो 0.1 a की जगह पे आ गया, फिर आगे 1 माइनस का r, तो 1 माइनस का 0.1 पावर में n आ गया, फिर नीचे डिवीजन में 1 माइनस का r यानी कि 1 माइनस का 0.1 हो गया, और 1 में से 0.1 को माइनस करोगे तो 0.9 बन जाएगा। और 0.9 का मतलब क्या होता है, 0.9 बराबर किसके होगा, 9 डिवाइडेड बाय 10 के। जाहिर सी बात है डेसिमल को आगे भेजोगे तो 9 बाय 10 बन जाएगा। तो ऊपर वाले 10 से नीचे वाला 10 कट गया, तो आपका फाइनली आंसर किसके बराबर आ गया, ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू n माइनस का 1 माइनस का 0.1 होल पावर में n, डिवीजन के अंदर आपके पास 9 की वैल्यू आ गई। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है कि नहीं आती है। भाई रोजे की हालत में इतनी मेहनत थी, क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हो, तो भाई इसको मैंने एक पूरा नस का और मजीद पेपर सॉल्व करवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग अभी तक मोर देन 5000 एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर नस की तैयारी कर रहा है उस तक मेरी ये बात लाजमी पहुंचाइएगा कि अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो तो इस प्लेलिस्ट के तमाम लेक्चर्स को बेटा आपने लेना है। अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो तो इस प्लेलिस्ट के तमाम लेक्चर्स को लाजमी तौर पे लें। आपके दिन का ये मामूल होना चाहिए कि आप लाजमी तौर के ऊपर एक एक लेक्चर को डेली बेसिस के ऊपर करें। दिल का मामूली बना लो, दिन का मामूली बना लो, सही है। इसके अलावा बेटा देखो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात मैं आपको बता देता हूं कि भैया देखो इस बैच की खास बात यह है कि आया आप नस के नेट 3 की तैयारी कर रहे हो, आया नस के नेट 4 की तैयारी कर रहे हो, आप इधर एनईडी की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, नस की तैयारी कर रहे हो, जीआईकेआई की कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, मैरान की कर रहे हो, आईबीए की कर रहे हो, लम्स की कर रहे हो, या नस बिजनेस स्कूल की कर रहे हो, या फिर पाकिस्तान की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, इधर इट इज यूईटी, इधर इट इज एनटीएस। तो भाई आप लोगों को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बैच में हम सब चीजों को कवर करेंगे। याद रखिएगा आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई बैच के अंदर एक प्रॉपर फैकल्टी आपको पढ़ाती है जिसकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन होती है। ये मजाक नहीं होता कि एक बैठ के बायो भी एक ही बंदा सॉल्व करवा रहा है, फिजिक्स भी एक बंदा करवा रहा है, केमिस्ट्री भी वही बंदा करवा रहा है, इंग्लिश भी वही बंदा करवा रहा है। भाई ये मजाक होता है। इस तरह के कहीं भी फनकार आपको देखें तो खुदारा उनसे आप खुद भी होशियार रहें, दूसरों को भी होशियार करें। तो भाई बैच के अंदर आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं, और वो लाइव क्लासेस पाकिस्तान के टॉप के एप्टीट्यूड के इंस्ट्रक्टर्स कंडक्ट करते हैं। इधर वो कोई भी पाकिस्तान के टॉप के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पाकिस्तान के जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनके एचओडीज आपको पढ़ाते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट एप्टीट्यूड की फैकल्टी आपको एक एक चीज पढ़ाएगी, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। लाइव क्लासेस के अंदर हम तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। अगर आप नस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम है नस के अंदर फिजिक्स है, मैथ्स और इंग्लिश है सिर्फ। मगर अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं जहां पे कंप्यूटर या केमिस्ट्री आती है, उसकी अलग डेडिकेटेड फैकल्टी होगी। आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे बिजनेस मैथ्स की अलग क्लासेस होंगी। आईबीए की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे बिजनेस मैथ्स की अलग क्लासेस होंगी। आईबीए की इंग्लिश की, नस बिजनेस स्कूल की इंग्लिश की अलग क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग फीस पे नहीं करनी पड़ती। आपको हम हर तरह का कोर्स कंटेंट, हर चीज आपको बैच में पढ़ाते हैं मामूली सी फीस के अंदर। और लाइव क्लासेस में तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। ये लाइव क्लासेस प्रॉपर्ली जूम पे कंडक्ट होती हैं। बैच की वीडियो को आप व्यू करिएगा, उसमें आप लोगों का प्रॉपर शेड्यूल गिवन होगा। आप लोगों को आपके इंटर के ए लेवल्स के पेपर के दरमियान प्रॉपर गैप दिया जाएगा। आप लोगों की क्लासेस पाकिस्तान की टॉप की जो एप्टीट्यूड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो फैकल्टी होती है, जिनका अपना कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है। मैं हमेशा बच्चों से बात कहता हूं, भाई आप कहीं से भी जाके तैयारी करो, कोई मसला नहीं है, मगर एटलीस्ट आप जिस इंस्टीट्यूट को चूज कर रहे हो उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस देखो। उन्होंने जिंदगी में कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करी है, उन्होंने जिंदगी के
अंदर उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर कोई बीएससी एमएससी मैथ्स करके बैठा हुआ है और वो आपको बता रहा है एप्टीट्यूड के अंदर ये आता है ये नहीं आता, तो भाई उसकी कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, वो वेबसाइट्स पढ़ के खाली आपको बता रहा है, उसका कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर लाइफ, क्योंकि भाई इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, इसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में कामयाबी हासिल करते हो, आपकी कल को प्रोफेशनल लाइफ है। तो भाई हमारी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान के बेस्ट इंजीनियर्स बैठे हुए, बेस्ट डॉक्टर्स बैठे हुए, पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के बेस्ट जो डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज हैं वो बैठे हुए। इन तमाम लोगों का या तो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं या फिर इनका कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पास ओरेकल के इंजीनियर्स हैं, मेरे पास जीएसके के इंजीनियर्स हैं, मेरे पास के इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स हैं, मेरे पास आपकी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनके इंजीनियर्स बैठ के पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज बैठे हुए, बहरिया कॉलेज के मेरे पास एचओडीज बैठे हुए, मेरे पास ए लेवल्स के बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए जो कि बैठ के यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं। तो लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये कि भाई हर सब्जेक्ट का प्रॉपर टीचर होगा, हर सब्जेक्ट का प्रॉपर शेड्यूल आपको मिलता है। आप लोगों के ई कैट के बैचेस डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के बैचेस डिफरेंट होते हैं। भाई अगर आपका कोई दोस्त प्री मेडिकल का है तो उसको भी बताइएगा एमडी कैट के प्रॉपर बैचेस होते हैं। आपकी एमडी कैट के बैचेस में एकेयू हो गया, नम्स हो गया, आर्मी मेडिकल कॉलेज हो गया, किंग एडवर्ड हो गया या डॉ हो गया, एसएमसी हो गया, इन तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी कवर करवाई जाती है। ई कैट के नर्स के बैचेस के अंदर आपकी तमाम इंजीनियरिंग की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नर्स के अंदर भी टॉप पोजीशन अवेलेबल है, 170 प्लस का स्कोर हो। फास्ट के अंदर लास्ट ईयर की टॉप पोजीशन मेरे पास है। जीआईकेआई के अंदर लास्ट 2 इयर्स के अंदर टॉप पोजीशन मेरे बच्चों की है। कोई भी इंस्टीट्यूट निकाल के दिखा दो इसके अंदर ये हो। एनईडी के अंदर मोर देन 44 स्टूडेंट्स का 90 प्लस नंबर थे लास्ट ईयर, मोर देन 44 स्टूडेंट्स के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो भाई नस बिजनेस स्कूल के अंदर 165 प्लस का स्कोर है मेरे बच्चों का। इसके अलावा हमारे पास मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन है। इसके अलावा आईबीए राउंड 2 की पहली पोजीशन 2024 की मेरे बच्चे की हाजिर की है। इसके अलावा एनटीएस कॉमसेट की पहली पोजीशन मेरे बच्चे की है। इसके अलावा प्याज यूनिवर्सिटी हो गया या आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरे बच्चों का एक बहुत अच्छी कारकर्दगी होती है। तो भाई जो भी आपकी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और उन टेस्टों का प्रॉपर सोल्यूशन भी मिलता है। देखो एप्टीट्यूड की तैयारी कहीं से भी करो मगर टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेस्टों का आपको प्रॉपर एक्सपोजर होता है सेम तरह का जिस तरह नस में फास्ट में आपके टेस्ट आते हैं, एनईडी का आपको टेस्ट आता है, सेम पैटर्न के ऊपर आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तमाम सब्जेक्ट लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, उन तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं एक एक चीज के। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारा होता है कि भाई टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रैक्टिस मटेरियल सारा का सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो भाई न्यू बैच हमारा 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे मुलाकात इंशाल्लाह ताला उस बैच में होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।